नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मित्र में। दोस्तों, आज हम लोग इस कविता की व्याख्या करने वाले हैं। उसका शीर्षक है लौट कर आऊँगा फिर। यह कविता मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया, जिसका हिंदी अनुवाद है यह बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा में है और यह जिस तरह से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, उसी तरह से जो इस बार अगर आप हिंदी से शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक के लिए परीक्षा ली जाने वाली है, तो उसमें के लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं इस कविता को। कविता से पहले कवि परिचय जान लेते हैं। इस कविता के रचयिता हैं जीवनानंद दास। जीवनानंद दास वास्तव में बांग्ला के कवि हैं, यानी बांग्ला भाषा के। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। अब बांग्ला के सबसे प्रमुख कवि का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किसका नाम लेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो उनके बाद इनका नाम आता है, ये भी प्रमुख हैं। यह एक मौलिक कवि हैं, प्रभावशाली और मौलिक, जो कि इनकी भाषा जो है ना वो लोगों से जुड़ जाती है। अभी आप जब कविता देखिएगा ना, आप खुद को उससे जोड़ लीजिएगा, इतने अच्छी मौलिकता के साथ ये लिखते हैं। अब देखिए कि ये जो कवि है ना, ये बंगाल के हैं, तो बंगाल के जीवन में रस बसकर इनकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। अभी जो किसी कविता पढ़िएगा ना, देखिएगा कि यह बंगाल के जीवन को कैसे इस कविता में दर्शाती है। इन्होंने भाषा, भाव एवं दृष्टिकोण में नई शैली, सोच और जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठापित किया। बहुत कम उम्र यानी 55 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया था 1954 ईस्वी में। तब तक इनके कुछ संकलन यानी सिर्फ 6 संकलन ही प्रकाशित हुए थे। ये क्या हैं? झरापलक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सतटी तरार तिमिर और जीवनादास शेर श्रेष्ठ कविता। उनके देहांत के बाद भी कई कविताओं का काव्य संकलन का प्रकाशन हुआ, जिनमें कौन कौन से हैं? रूपसी बांग्ला, बेला, अबेला, कालबेला, मन विहंगम, आलोक पृथ्वी, जो कि उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। उनके निधन के बाद करीब 100 कहानियां और 13 उपन्यास भी प्रकाशित हुए। अब देखिए, जो आलोचक है ना, उन्होंने वनलता सेन और वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को आलोचकों के द्वारा रविंद्रोत्तर युग रवींद्रनाथ के बाद के युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। और यह जो कविता है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? कवि प्रयाग शुक्ल ने किया है, जो कि इनके समकालीन थे। और यह कवि की अत्यंत ही लोकप्रिय और बहुप्रचलित कविता है। और क्यों इतनी लोकप्रिय, वो कविता में पता चलेगा। इस कविता में कवि ने अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम को अभिव्यक्त किया है। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता में विन्यस्त है। वो भी कविता देखते ही समझ में आ जाएगा कि कितनी सरलता के साथ इन्होंने बंगाल के जीवन का वर्णन किया है। जी, कविता का शीर्षक है लौट कर आऊँगा फिर। तो समझ में आ रहा होगा कि लौट कर आने की बात कवि करेंगे इस कविता में। अब कहाँ लौट के आने की बात करेंगे, कब लौट कर आने की बात करेंगे, देखते हैं। कवि कहते हैं, खेत हैं जहां धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अबाबील या फिर कौवा, उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो। कवि कहते हैं कि मैं लौट के फिर आऊंगा। कहां लौट के फिर आऊंगा? जहां खेत हैं। किसके खेत हैं? धान के खेत हैं। जहां धान के खेत हैं, बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा मैं। जहां धान के खेत हैं उसके किनारे से नदी बहती है और
वह नदी या धान का खेत कहाँ पे है? बंगाल में है, यानी बंगाल में लौट के आऊँगा मैं। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, और उस समय हो सकता है कि मैं मनुष्य नहीं होऊंगा, हो सकता हूँ कि उसमें मैं क्या होऊंगा? अबाबील होऊंगा या फिर कौवा होऊंगा। और कब आऊँगा? जब उस भोर का फूटेगी नई धान की फसल, जो यानी सुबह सुबह जो धान की फसल होगा वहाँ पे मैं आऊँगा। कभी आगे कहते हैं कि कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा मैं फिर। और वो अबाबील बन के या फिर कौवा बन के क्या करूँगा मैं? कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा, फिर मैं वहाँ आके पेंग भरूँगा। कभी कहते हैं कि बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। आऊँगा मैं नदियों मैदानों बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पे। कभी कहते हैं कि मैं आऊँगा और क्या बन के आऊँगा? शायद हंस बन के आऊँगा मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में। यानी कभी कहते हैं कि मैं आ करके नदी में या तालाब में दिन भर मैं तैरता रहूँगा, और पैरों में क्या बांध के? किसी किशोरी के घुंघरू लाल पैरों में बांध करके मैं पानी में तैरता रहूँगा। गंध जहाँ होगी भरी घास सी, जब आप तालाब के किनारे देखिएगा ना कि घास काफ़ी ज़्यादा उग जाती है, उसमें एक गंध होती है, तो वो कहते वहाँ मैं आऊँगा मैं। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। और मुझे बुलाएंगे, कौन बुलाएंगे? बंगाल की नदियाँ बुलाएंगी, बंगाल के मैदान बुलाएंगे, मैं वहीं आऊँगा। और बंगाल इसलिए बोलते क्योंकि वह कवि की मातृभूमि है, इसलिए वो उससे जो लगाव है ना उसको व्यक्त करते हैं कि अगर मैं मर गया मैं वापस फिर आऊँगा और वहीं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पे, यानी मैं वहाँ पे आऊँगा। कभी कहते हैं शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते गुल्लों को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल शायद कोई बच्चा उबले हुए, देखोगे रूप सा कि गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। कभी कहते हैं कि शायद तुम देखोगे, क्या देखोगे? शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, यानी मैं उल्लू बन के भी आऊँगा। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल। आप लोग भी बचपन में क्या करते होंगे? जब चावल खाते होंगे या रोटी खाते होंगे तो फेंक देते होंगे चिड़िया के लिए। तो वैसे ही कि अगर कोई बच्चा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबला हुआ फेंक देगा, मैं वहाँ पे आऊँगा, उल्लू बन के आऊँगा, मैं कौवा बन के आऊँगा। कभी ये अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, यानी अगले जन्म में फिर वो चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन आएंगे कहाँ? वहीं बंगाल में आने की बात करते हैं, बंगाल की धरती पे आने की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। नदियों में क्या है? नाव चलती है, और नाव में क्या लगाया जाता है? पाल लगाया जाता है। तो वो कहते हैं उस पाल की नाव जहाँ चलती है, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच देखना। कभी कहते हैं कि जहाँ नदी है, नदी में कोई लड़का उड़ते फटे पाल की नाव को उड़ा रहा है, चला रहा है, और वहीं लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच। यानी जैसे अब क्या होता है जब बरसात की टाइम में आती है कि जो आकाश में बादल छा जाता है, जब चिड़ियाँ उनके बीच से उड़ती है, ऐसा लगता है कि उनके बीच से उड़ रहा है, रंगीन बादलों के बीच है, वहाँ से मैं आऊँगा। और जहाँ सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच, यानी जहाँ रंगीन बादलों के बीच सारस उड़ रहा है और वहाँ जैसे अंधेरा कहीं दिख रहा है, तो उन्हीं के बीच में मैं कहीं होऊंगा। देखना मैं पक्का आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। कहाँ आऊँगा? बंगाल में आऊँगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी मातृभूमि है, वहाँ से उनको प्रेम है। तो इस कविता में देखिए कवि क्या कहते हैं कि अगर मैं मर गया तो मरने के बाद मैं फिर वापस आऊँगा, और क्या क्या बन के आऊँगा? हो सकता है चिड़िया बन के आओ, या कोई जानवर बन के आओ, सारस बन के आऊँ, या बत्तख बनकर, लेकिन जरूर आऊँगा और उसी बंगाल में आऊँगा। यह उस धरती के लिए उनका
प्यार है, यानी मातृभूमि के लिए प्यार है। तो आप लोग भी जब ये कविता अभी पढ़ रहे होंगे ना, तो अगर आप घर से बाहर रह रहे होंगे, गांव से बाहर रह रहे होंगे, या जहाँ जन्म लिया वहाँ से बाहर, तो पक्का याद आ रहा है कि बचपन में आप कहाँ कहाँ और क्या क्या यादें हैं, और मन करता होगा कि एक बार वहाँ पे पहुँच जाए। तो वही कवि की अभिव्यक्ति है। तो आइए इसके कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात कहता है? किस तरह के बंगाल में? वैसा बंगाल में जहां धान के खेत हैं, जहां पे क्या होती है, नदियां हैं, मैदान है, ऐसा लगता है जैसे नदियां जो है वो किनारे को धो रही है, जहां नदी है, जहां पाल की नाव चलती है, ऐसे जगह पे, ऐसे बंगाल में फिर वापस आने की बात करते हैं। अगला कि कवि अपने जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? क्या क्या? वो कई संभावना व्यक्त करते हैं, आवाबिल बनने की, कौवा बनने की, और सारस बनने की, और क्या, बत्तख, कई संभावना। तो वो आपको लिखना है। अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा? स्पष्ट कीजिए। अब ये कवि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या अगले जन्म में सिर्फ कवि ही चाहता है कि अपने मातृभूमि में वापस आए जहां उनका जन्म हुआ, या आप भी यही इच्छा रखते हैं? अगर ऐसा है तो आप उसको स्पष्ट कीजिए, आप बताइए। कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? किनके बीच? तो अपने कविता में पढ़ा था कि लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच। कवि यही बोलते हैं। कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। अभी जब कविता आप लोग पढ़ रहे थे तो कैसे चित्र बन रहा था? कैसा बंगाल, हरे भरे धान के खेत, और उनके बगल से नदी बह रही है, नदी ऐसा लग रहा है जैसे किनारों को धो रही है। तो एक चित्र बन जाता है। जब बत्तख तैरते हुए बत्तख की बात आती है तो आपके नज़र में, मन में आ जाता होगा कि बत्तख तैर रही है, कौवा पेंग भर रहा है, आवाबिल। तो वही है कविता में बिंब सौंदर्य, बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यह कविता में जो बिंब यानी जो उदाहरण दिया गया है, जिन जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है, उन सबको इतना सुंदरता के साथ बताया गया है, तो वही आपको बताना है। और कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस कविता का शीर्षक क्या है? लौट के आऊँगा फिर। यह कविता को पढ़ने के बाद क्या लगता है आपको कि यह कविता का शीर्षक सार्थक अगर है तो आप बताइए, अगर नहीं है तो वो भी बताइए। कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने पर क्यों संदेह करता है? क्या कारण हो सकता है? अब हमारे लोग क्या मानते हैं कि कई योनि के बाद जाके मनुष्य बनता है, यानी मरने के बाद जरूरी नहीं कि हम फिर से मनुष्य बने, हम कुछ भी बन सकते हैं। तो जब कुछ भी बन सकते हैं इसीलिए वह संदेह व्यक्त करता है। तो यह चीज़ आपको लिखना है। तो यह कविता आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।